गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। चलो देखना एक बार। कल हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कल हम बात कर रहे थे किसकी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम लोग बात कर रहे थे कल। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि लेग्यूमिनेसी परिवार, जो पौधों का परिवार है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम, लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यही कहा था ना। राइजोबियम, लेग्यूमिनेशियम बैक्टीरिया पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो वायुमंडल से मुक्त होती है उसे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अपनी जड़ों तक पहुंचा देते हैं। पूरे इस प्रकार से आप देखते हो, मैंने कहा था कि इसे पूरी प्रक्रिया को कहते हैं आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लेकिन एक चीज देखो, हमको नाइट्रोजन केवल यहीं से तो मिल रही है, तो क्या लगता है जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इतनी नाइट्रोजन आवश्यक पर्याप्त है क्या? जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए या उसे मेंटेन रखने के लिए क्या इतनी ही नाइट्रोजन आवश्यक है? नहीं, इससे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है भाई। एक लेग्यूमिनेसी परिवार की, पौधे के परिवार की जड़ें कितनी होंगी, कितने पौधे होंगे? 1000 होंगे, 10,000 होंगे, करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, अरब होंगे, खरब। लेकिन क्या इतनी ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पर्याप्त है? नहीं। तो जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से, यानी कि वैज्ञानिकों ने, जो एग्रीकल्चर, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका कोशिश की है कि कृत्रिम रूप से प्रयास किए जाएं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि पढ़ी होगी, हेवर विधि, प्रयोगशाला विधि है। हेवर विधि के द्वारा वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम विधि बनाई, जिसे क्या कैसे कहते हो आप, हेवर विधि कहते हो। नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं ना, N2 प्लस 3H2 2NH3, यही तो बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है? N2 प्लस 3H2 2NH3, प्रेशर 400 टू 600 ATM वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर है वो है 450 से 600 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसे किसमें परिवर्तित कर लिया, अमोनिया में परिवर्तित कर लिया। जिससे क्या किया, इस प्रकार से बहुत सारे लवण बनाए अमोनिया के। क्या बनाए गए? बहुत सारे लवण बनाए अमोनिया के, जिसे कृत्रिमीकरण खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अच्छा देखो, खाद के लिए, जो हमारी जो जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद चाहिए होती है, तो खाद की पूर्ति के लिए अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन पर्याप्त नहीं हुई, तो फिर क्या किया, हेवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया। और हेवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करके बहुत सारे अमोनिया के लवण बनाए और नाइट्रोजन का कृत्रिम रूप से स्थिरीकरण किया गया। कौन सी विधि के द्वारा? हेवर विधि के द्वारा। देखो, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन एंजाइम को कहते हैं नाइट्रोजिनेस। अरे ऐसा तो है नहीं कि बिना एंजाइम के आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि बिना एंजाइम के आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाए। एंजाइम एज अ उत्प्रेरक होते हुए क्या होता है उसमें, ऐसे होता है, देखो कोई सब्सटेंस है, उसमें कोई एंजाइम मिला दिया है, सब्सटेंस मतलब कोई अभिकारक है, उसमें क्या मिला दिया है, एंजाइम मिला दिया है। अभिक्रिया आपने जैसे ही करवाई, अभिक्रिया जैसे ही करवाई तो सब्सटेंट का तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और एंजाइम जैसा है एज इट इज वैसा की वैसा बाहर निकल गया।
इसलिए जो एंजाइम है वो एज अ कैटालाइस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन के उत्पाद स्थिरीकरण में जिस एंजाइम का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोजनेस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनेस कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये एक अवायवीय जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अवायवीय का मतलब क्या है? जहां वायु की आवश्यकता नहीं है, यानी कि O2 की अनुपस्थिति में जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। इस एंजाइम को क्या किया जाता है? इनसे क्या क्या किया जाता है? इस प्राप्त किया जाता है इस एंजाइम को। ध्यान रखो, इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं एक मिनट, क्लोस्ट्रीडियम पेस्ट्रीडियम कहते हैं। देखो होता क्या, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए एक कृत्रिम विधि जिसका नाम है हेवर विधि, उसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अमोनिया के लवण बना लिए जाते हैं बहुत सारे, और खाद्य के लिए उपयोग किया जाता है। इस हेवर विधि में यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जिस एंजाइम को उपयोग में लेते हो उसे कहते हैं नाइट्रोजनेस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजनेस। ये एक अवायवीय जीवाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम पैलेस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम पैलेस्ट्रीडियम। इस जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम पैलेस्ट्रीडियम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो अवयव होते हैं। एक तो होता है आपका मॉलिब्डेनम डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसी के साथ एक होता है आयरन। आपने पढ़ा होगा कि बिना किसी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आप किसी भी कंडीशन में इस हेवर विधि को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये जो जीवाणु हैं, उस जीवाणु में दो प्रकार के अवयव होते हैं। कौन कौन से? मॉलिब्डेनम और आयरन। कौन कौन से होते हैं? मॉलिब्डेनम और आयरन। ध्यान रखना, एक तो मॉलिब्डेनम युक्त प्रोटीन है और एक आयरन युक्त प्रोटीन है। क्या है? एक मॉलिब्डेनम युक्त प्रोटीन है और एक क्या है? आयरन युक्त प्रोटीन है, जिसका उपयोग आप किसमें करते हो? हेवर विधि में करते हो। देखो इसमें क्या होता है, ये जो परमाणु, ये जो एटम बनता है, यानी कि जो नाइट्रोजनेस होता है, उसके अंदर मॉलिब्डेनम और आयरन के 30 परमाणु होते हैं। 30 इसके और 30 इसके, यानी कि टोटल 60 परमाणु। 60 एटम किसके होते हैं? मॉलिब्डेनम और आयरन के। इसके अलावा इसमें सल्फर आयन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें सल्फर आयन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें सल्फर आयन भी प्रेजेंट होता है, और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 2,20,000। आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 2,20,000 होता है। किसका? नाइट्रोजनेस का, यानी कि जो जीवाणु है उसका, है ना। तो इसमें क्या होता है? 2,20,000। और ध्यान रखना, इसमें इसके आयरन प्रोटीन में 20 उप इकाई होती हैं। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जो ये इकाइयां हैं। 20 क्या होती है? प्रोटीन युक्त उप इकाई होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? देखो इसमें प्रत्येक में FeSO4 के झुंड होते हैं। प्रत्येक उप इकाई में आयरन सल्फेट के झुंड होते हैं। देखो आयरन मिलेगा यहां से और सल्फर आयन प्रेजेंट है ही, तो क्या हुआ? FeSO4 के क्या होते हैं? झुंड होते हैं। इसके अलावा इन झुंड का आणविक द्रव्यमान होता है 60,000। इनका झुंड का द्रव्यमान कितना होता है? 60,000 होता है। और ध्यान रखना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनेस की उपस्थिति में अमोनिया में क्या कर दिया जाता है? अपचयित कर दिया जाता है। कैसे? देखो कैसे। नाइट्रोजन क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्लस कितने हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, और क्या बना लेगा? 2NH3 बना लेगा। 2NH3 हो गया ना, 2NH3 प्लस H2O बाहर। इस प्रकार से हेवर विधि के अंदर क्या किसका यूज कर रहे हो?
मॉलिब्डेनम और आयरन उत्प्रेरक का या एंजाइम का, ये कौन से जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है कोलेस्ट्रीडियम प्लेस्ट्रीडियम से प्राप्त किया जाता है। ये जीवाणु के अंदर, इस जीवाणु को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रियम प्लेस्ट्रीडियम कहते हैं। इसके अलावा क्या है इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों की 30 इकाइयां उपस्थित हैं। इसका द्रव्यमान होगा 2,20,000। इसमें क्या होती हैं? ध्यान रखना मैं 20 बोला, 2 उपसमान इकाइयां होती हैं, जिसमें क्या होता है? FeSO4 के झुंड होते हैं। इन FeSO4 के झुंडों का आणविक द्रव्यमान कितना है? 60,000 होता है। कितना होता है? 60,000 होता है। और नाइट्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन को क्या कर लिया जाता है? अपचयित करके अमोनिया प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान रखना, ये अवायवीय जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये अवायवीय प्रक्रम में संपन्न होती है पूरी प्रक्रिया। किसमें किसमें कि देखो, अवायवीय जीवाणु से प्राप्त किया है। अवायवीय का मतलब क्या है? जहां वायु की अनुपस्थिति है। वायु जहां नहीं है, वायु नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर सोचो यही प्रक्रिया वायवीय जीवाणु के द्वारा की जाती तो यानी कि वायु उपस्थित होती, और वायु उपस्थित होती तो डेफिनेटली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती। और आपको पता हो तो नाइट्रोजन को प्रतिद्वंदित, नाइट्रोजन की अभिक्रिया को रोकने के लिए कि ये अभिक्रिया करके ये उत्पाद ना बना ले, ये उत्पाद जहरीला और विषैला होता है, जो सब चीजों के लिए, हमारे लिए भी, खाद्य के लिए भी अनुपयोगी है। इसलिए इसकी जगह पर हम क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे क्या कराते हैं? संपर्क कराते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन की प्रतिद्वंदिता के लिए क्या ना हो? उपस्थित ना रहे। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, वो संपन्न होती है। अब देखो, अगर सोचो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता, 2-3 कारण है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यों नहीं होता। पहला कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगा, जो कि जैविक क्रियाओं के लिए हानिकारक है। दूसरा कारण क्या है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन करवाया तो नाइट्रोजन से पहले ही ऑक्सीजन का हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और नाइट्रोजन का अपचयन हो नहीं पाएगा। नाइट्रोजन का क्या नहीं हो पाएगा? अपचयन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन, जो कि मॉलिब्डेनम और आयरन जो भी चीज है, इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को क्या करवाते हैं? संपन्न करवाते हैं। जरा इस चक्र को देखें, ये चक्र क्या है? आया कि नहीं आया समझ में? ये देखो थ्योरेटिकल है, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? बताओ बताओ, आया कि नहीं आया? जल्दी जवाब दो। आ गया? संग के संग याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। मैंने पहले भी बोला था बायोलॉजी है भाई, और बायोलॉजी तो प्रॉपर ही रटनी पड़ती है। तो देखो इसके चक्र को जरा प्रेजेंट करें, तो देखो इसका चक्र किस प्रकार है। इसमें क्या होता है? पाइरूवेट इलेक्ट्रॉन स्रोत होता है, पाइरूवेट इलेक्ट्रॉन स्रोत। 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी थी ना अपचयन के लिए, तो एक हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन स्रोत जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये यहां से देखो मॉलिब्डेनम, समझना मेरी बात, मॉलिब्डेनम क्रिया करके बनाएगा, ठीक है। 3 क्रियाएं संपन्न होंगी। इसके बाद क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे, और इसी प्रक्रिया में H+ बाहर निकल जाएगा, और ये कंप्लीट करेगा ऐसे मॉलिब्डेनम N ट्रिपल बॉन्ड N NH, ठीक है। इस प्रक्रिया में फिर क्या होगा? फिर देखो, फिर ये वापस से क्रिया करेगा,
वापस से क्रिया करेगा तो वापस से इसमें क्या होगा, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और NH2। इस प्रक्रिया में भी H+ बाहर निकलेगा। इसके अलावा क्या होगा, इस वाली प्रक्रिया में वापस से फिर क्या होगा, यहां से मोलिब्डेनम, देखो ये पूरी प्रक्रिया है, जब क्या बन रहा है, NH3 बनाना है, मोलिब्डेनम डबल बॉन्ड NH3 बन गया इस बार। देखो पहले बना यहां से डबल बॉन्ड, वापस ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हुआ, फिर वापस सिंगल बॉन्ड में, और फिर वापस से NH3 में कन्वर्ट हो गया। यहां भी सेम H+ बाहर निकलेगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती चली जाएगी और लास्ट में देखो क्या बनता है, यहां बन जाता है अमोनिया, अमोनिया बन जाता है। और इसके अलावा यहां से क्या मिलता है, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ट्रिपल बॉन्ड N, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में है ना। और ये पूरा का पूरा यहां से, एक मिनट, ये देखो ये यहां से ये प्रक्रिया संपन्न, ये देखो यहां से ये पायरूवेट इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करे जाएंगे, ग्रहण करे जाएंगे। ये देखो इस जगह यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार से वापस से क्या मिल जाएगी, NH3 अमोनिया मिल जाएगा और आपके यहां से निकल जाते हैं 3H+। इस प्रकार से ये पूरा चक्र संपन्न होता है, जिसमें मोलिब्डेनम जैसा है वैसा की वैसा एज बाहर निकल जाता है, यानी कि मोलिब्डेनम एज अ कैटालाइस्ट वर्क करता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो सब जगह यहाँ पे भी जहां जहां H+ निकल रहा है उसको कनेक्ट करना इससे। इस प्रकार से ये पूरा चक्र संपन्न होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि हैवर विधि का चक्र है। ये देखो नाइट्रोजन तुलनात्मक रूप से अक्रिय है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, दो नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है। अच्छा सोचो, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में आप 2 पाई 2 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, 2 पाई 1 सिग्मा, सॉरी, है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो नाइट्रोजन इतनी आसानी से क्रिया करेगा नहीं भाई। यानी कि नाइट्रोजन तुलनात्मक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है, जिसमें त्रिबंध उपस्थित होता है दो नाइट्रोजन के बीच। और अगर दो नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध उपस्थित होगा तो उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे आप नाइट्रोजन अणु का उपयोग कर नहीं सकेंगे। ऐसा क्यों किया कि मैं नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकी? इसका कारण है कि इतने बड़े चक्र की आवश्यकता पड़ी, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं इसे। इतने बड़े चक्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है और बिना बॉन्ड ब्रेक हुए किसी भी कंडीशन में कोई क्रिया संभव हो नहीं सकती। और दो नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसे क्या करते हैं, इसे अन्य उपयोगी पदार्थों में, जो अन्य उपयोगी पदार्थ है उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, पौधों के अवशोषण के लिए इसका उपयोग करेंगे। यानी कि क्या होता है, देखो भाई, नाइट्रोजन पहली बात अक्रिय है। कारण कारण क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग आप कर नहीं सकते। इसलिए नाइट्रोजन को उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करके पौधों के द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। पौधों के लिए और जीवों के लिए, खाद्य के लिए, इन सब के लिए उपयोगी बनाया जाता है नाइट्रोजन को, जो ये ध्यान रखना। और नाइट्रोजन को उपयोगी पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ गए? अब तक इस चीज को जो हम पढ़ रहे थे वो बार बार यही तो आ रहा था कि नाइट्रोजन को हम पौधों के लिए उपयोग में कैसे लाए, कैसे हम जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाएं। तो उसके उपयोग के लिए क्या करते हैं, उसके उपयोग के लिए नाइट्रोजन का
स्थिरीकरण करवाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसे अन्य उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित कर लिया जाता है। और इस अन्य उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला कौन सा? प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दूसरा क्या है? कृत्रिम। नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का। पहला क्या है? नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन का कृत्रिम स्थिरीकरण। पहला कौन सा? नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन का क्या है? कृत्रिम स्थिरीकरण। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक स्थिरीकरण क्या होगा बताओ? क्या होगा? देखो, प्राकृतिक स्थिरीकरण तो वही है ना, वही सेम जो लेग्यूमिनेसी परिवार की जो जड़ें हैं, उन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम नामक जीवाणु होता है। यही तो है। अरे जो प्राकृतिक का मतलब क्या है? जो अपने आप हो रही है, जो नेचुरल चीजें हैं। होता है ना कि जैसे भाई तुम नेचुरल लग रहे हो आज। नेचुरल का मतलब क्या है? तुम जैसे दिखते हो वैसे ही लग रहे हो। और एक पार्लर पे जाके आओ, पार्लर पे होके तैयार होके आओगे तो एक अलग ही लगोगे। उसे कहोगे कृत्रिम, यानी कि बाहर से जो चीजें हमने बना के नाइट्रोजन को उपयोग में ली हैं। दोनों ही विधियां मैंने पढ़ा दी, दोनों ही विधियां एक साथ पढ़ा दी थी मैंने। देखो भाई, ये तो प्राकृतिक है, ये तो खुद में खुद स्वतः ही होता रहता है। यानी कि जो लेग्यूमिनेसी परिवार के जो पौधे हैं, वो पौधों की जड़ों में जो गांठें होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम के नामक जीवाणु पाया जाता है। जिसमें क्या होता है? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट व नाइट्राइट लवणों में बदल देते हैं। नाइट्रेट, देखो मेरे को पहुंचना वही है, नाइट्रोजन को अन्य उपयोगी पदार्थों में ही परिवर्तित करना है मुझे। लेकिन एक तो तरीका है कि खुद ब खुद हो जाए, और एक तरीका ये है हमें करना पड़े। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम केवल इस प्राकृतिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसको पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ से भी बनाने पड़े। तो लेकिन जो देखो, इसमें तो आप रोक टोक कर नहीं सकोगे, ये तो जितना करेगा उतना ही करेगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वही मेरा नाइट्रोजन को तोड़कर अन्य उपयोगी पदार्थों में उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये जीवाणु हैं, ये नाइट्रेट व नाइट्राइट नामक लवणों में नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं। जो क्या करते हैं? जो पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। भाई, पौधों की जड़ों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? आसानी से क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार लेग्यूमिनेसी नामक परिवार के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलकर पौधों के द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नेचुरल नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है? इसे प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। क्या होता है? इसके द्वारा उर्वरा शक्ति को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। कि यहाँ इसीलिए आपने देखा होगा गेहूं की फसल के साथ साथ चने की फसल भी लगाई जाती है। कारण क्या है? गेहूं को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। अब वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट उपयोग में तो लिया नहीं जा सकता,
तो चने में क्या होती हैं, चना जो है वो लेग्यूमिनेसी परिवार का पौधा है। ये जो चने का फसल है इसमें एक जड़ें होंगी, उसके द्वारा नाइट्रोजन को चेंज किया जाएगा नाइट्रेट व नाइट्राइट के द्वारा। और नाइट्रेट व नाइट्राइट को जैसे ही वो चेंज करेंगे तो ग्रहण किसके लिए द्वारा कर लिए जाएंगे, गेहूं की फसल के द्वारा कर लिए जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल के साथ साथ चने की फसल भी लगाई जाने की परंपरा पाई जाती है। आपने देखा होगा घरों में जिनके यहाँ खेती होती है वहां पे गेहूं के साथ साथ चने की फसल भी लगाते हैं। उसका कारण क्या है, ये है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए, क्योंकि गेहूं को नाइट्रोजन चाहिए होती है और डायरेक्ट वो यूज में ले नहीं सकता, खुद अवशोषित कर नहीं सकता, तो उसे जरूरत होगी लेग्यूमिनेसी परिवार के पौधों की, और उनके द्वारा जैसे ही अवशोषित कर ली जाएगी तो वो किस में यूज की जाएगी, गेहूं के फसल में उपयोग में ली जाएगी। ध्यान रखना इस दुनिया में जितनी फसलें होती हैं वो साइंटिफिक इफेक्ट के द्वारा पाई जाती हैं। जो आपको लगता है ना किसान, किसान भले ही आपकी लैंग्वेज ना समझते हो, आपकी परिभाषा ना समझते हो, लेकिन वो भी वैज्ञानिक से कम नहीं है। उन्हें पता है कि हमें कौन से सीजन में किस फसल को उगवाना है, कहाँ पे कहाँ पे फसल ज्यादा होगी, कैसे होगी। एक बार रिज्वाइन करो, फिर हम कृत्रिम या संश्लेषणात्मक विधि पढ़ के साइटोक्रोम सी पढ़ेंगे।